हम लोग क्लास 12th का जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं लेसन 1, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि अभी दो क्लास भी और इसमें चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस अध्याय में, उसको आप लोग यहाँ पर रिवीजन करते चलिएगा। हमारे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ क्या क्या थीं? 3 चुनौतियाँ थी। उस तीनों चुनौतियों को हम लोगों ने देखा पूरे बढ़िया से, जिसमें अभी हम लोग एक चुनौती देख ही रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों को उसके बाद हम लोगों ने डाक टिकट देखा था। 3 डाक टिकट को वहाँ पर बताया गया था कि ये डाक टिकट बनाया गया था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से था। विभाजन के परिणाम के स्वरूप देखे थे कि कितने लोग कभी भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए, उन लोगों के साथ क्या क्या त्रासदी हुई थी, ये सब चीज़ हम लोग देख लिए थे। आज की बारी है हैदराबाद को भारत में मिलाना। किस तरह से भारत में मिलाया गया, इसकी जानकारी आज हमें लेनी है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आ गया हैदराबाद। ये किनका फोटो है, आप लोग ज़रा जल्दी से बताइए, बिना देखे बताइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो हम लोग हैदराबाद आज पढ़ना शुरू करते हैं। कहता है हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। अब हैदराबाद की रियासत थी कहाँ पर, ये थोड़ा सा मैप में आप निहार लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपको जो दिख रही है, ये वाला जो बाउंड्री है, ये आपका हैदराबाद का ये वाला था। अब यही सब समझ सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर ये टूटा है। अब ये हैदराबाद इतना बड़ा था, सबसे बहुत बड़ा था, सबसे बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा था, ये हम बोलेंगे। सबसे बड़ा कहेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, गुजरात वाला दिख जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर को देखिएगा, वो भी बड़ा है, बलूचिस्तान भी बड़ा है। तो बहुत सबसे बड़ा कहना ये गलत हो जाएगा। यहाँ ये कह सकते हैं कि हैदराबाद बड़ा था। हैदराबाद आज के डेट में है क्या, और कहाँ पर है? तो तेलंगाना की राजधानी बन चुकी है हैदराबाद, और पहले वो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी। तो हैदराबाद देसी रियासतों का बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी थी, यानी हैदराबाद के चारों तरफ हिंदुस्तान ही था, यानी कि जो कि ब्रिटिश प्रोविंस के अंतर्गत आता था वही था। ठीक है, जब ब्रिटिश प्रोविंस के अंतर्गत आता था तो वो तो आज़ाद कर दिया, भारत को दे दिया। जब भारत को दे दिया तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के अधीन हो गया। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में हैं, और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। ये आंध्र प्रदेश लिखी गई है, ये किताब पुरानी है। ठीक है, अगर अभी लिखी जाएगी तो आंध्र प्रदेश न लिख करके तेलंगाना भी लिखेगा और आंध्र प्रदेश भी लिखेगा, क्योंकि अभी भी आंध्र प्रदेश में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक, साथ ही साथ लिखाएगा आंध्र प्रदेश, और लिखा जाएगा कि बाकी के हिस्से जो हैं वो तेलंगाना में हैं। हैदराबाद के शासक को हम लोग निजाम कहते थे। क्या कहा जाता था? निजाम। और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। उसे दौलतमंद लोगों में, यानी कि इसके पास धन दौलत की कमी नहीं था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए, यानी वो नहीं चाहता था कि हम भारत सरकार में मिल जाए, भारत में मिल जाए, एकजुट होकर के रहें। वो चाहता था कि एक अलग सा हम देश बन के रहें। निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया। कहा कि हम 1947 में कहा भारत सरकार से कि हम जैसा हैं वैसा ही रहना चाहते हैं और इस पर एक समझौता करना चाहते हैं। ठीक है, यह समझौता 1 साल के लिए था, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहा, 1 साल के लिए। इस बीच भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम की बातचीत जारी रही। ठीक है, इसी बीच जब समझौता के लिए जब बात करने के लिए बोला तो वो सब ठीक है भाई, बात करते हैं, और ये 1 साल के लिए समझौता किया गया, और भारत सरकार से हैदराबाद के निजाम की बातचीत इसी तरीके से जारी रहा समझौते के नाम पर। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। यानी कि समझिए कि जो निजाम था ये ज़रूर लोगों को सताता होगा, तो यहाँ के लोगों क्या कर दिए, लोग निजाम के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिए। जब आंदोलन करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आंदोलन क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन के खास तौर पर दुखी थे। तो जो निजाम थे ना, उसका दमनकारी शासन था। ठीक है, किस पर? किसानों पर। तो किसान पर जब थे तो किसानों ने भी क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिए। वे निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। कौन? किसान। महिलाएं निजाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थी। देखिए जो है ना, ये
निजाम, इसके शासनकाल में महिलाओं को जरा सा भी इज्जत नहीं मिला और उसको बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ा। यानी कि जुर्म समझ सकते हो कि रेप वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती होगी और मतलब डायरेक्टली महिलाओं को उठा लिया भी जाता होगा, क्योंकि ये जो निज़ाम है ना, ये सबसे ज़्यादा ये क्या था, यहाँ पर महिलाओं को इस शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ था महिलाओं पर। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन में आ जुड़ी, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के दमनकारी शोषण यहाँ पर जब हो रही थी, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था, तो महिलाएं भी एक साथ आकर के आंदोलन से जुड़ जाएगी और ये निज़ाम को हटाने की बात करने लगेंगी। हैदराबाद शहर इस आंदोलन का गढ़ बन गया। किस आंदोलन का? जो निज़ाम के खिलाफ होने वाला था। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन का अग्रिम पंक्ति में थे। जो कम्युनिस्ट पार्टी थे और हैदराबाद जो कांग्रेस के जो लीडर थे हैदराबाद में, वो सब इस आंदोलन में क्या हो गए, आगे रहने लगे। आंदोलन को देख निज़ाम ने लोगों के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया। अब जब जानते हैं कि अपने ही देश में क्या होते हैं कि जब नहीं भीड़ संभल पाता है तो पुलिस का सहारा लेता है। जैसे अभी देखेंगे बिहार में जो बीपीएससी का लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसमें क्या किया, तो इसने बीपीएससी ने क्या करवा दिया, पुलिस से पुलिस से लाठी डंडे चार्ज करवाए गए। जब लाठी चार्ज किए गए तो ये तो एक तरह से क्या कहा जाएगा कि ये तो राजतंत्र वाला कहानी आ गया, यानी प्रजातंत्र थोड़ा रहा, तो राजतंत्र हो गया। तो इसी प्रकार से जो निज़ाम के खिलाफ जब इतना ज़्यादा लोग भड़क के उठे थे, तो इसने क्या किया, सैनिक को दे दिया ऑर्डर कि जाइए और आप उसको क्या कीजिए, पीटिए, मारिए, जैसे भी मनाइए। तो इसे जो भी अर्धसैनिक को जो हम लोग भेजे थे, इस अर्धसैनिक को हम लोग रजाकार कहते थे। अर्धसैनिक को क्या कहते थे? रजाकार। रजाकार अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। सांप्रदायिक मतलब कि ये धार्मिक आधार पे ये बहुत ज़्यादा कट्टरता को देखते थे, ठीक है। तो रजाकार जो था ना, ये अव्वल दर्जे यानी कि बहुत ज़्यादा, यानी कि जैसे बहुत ज़्यादा ये खतरनाक था। खतरनाक कहो या फिर हरामी कहो या फिर जो भी कहो इसको, क्योंकि ये सांप्रदायिक, ये धर्म के प्रति ज़्यादा होगा कि अगर ये मुस्लिम, जब निज़ाम मुस्लिम है तो ये क्या करेगा, हिंदुओं पर ज़्यादा अत्याचार करेगा। तो ये ज़्यादा अत्याचारी थे। कौन? रजाकार ने गैर मुसलमानों को खास तौर पर अपना निशाना बनाया। अभी बात हमने बता रहे थे कि जब ये मुस्लिम होगा तो ये क्या करेगा, ज़्यादा गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू सिख को ज़्यादा ही टारगेट बनाता होगा और ज़्यादा उसको पर निशाना किया, यानी कहने का मतलब है कि उसको ज़्यादा मारा होगा, ठीक है। कौन? रजाकार क्या था? तो अर्धसैनिक बल था, जो कौन भेजा था? निज़ाम भेजा था आंदोलन को ख़त्म करने के लिए। लेकिन जब बताइए कि जब आ जाएगा तो एक समय ज़रूर होगा कि जब जनता भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो पुलिस आ ही जाएगा तो क्या कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। तो रजाकारों ने लूटपाट तो मचाई ही और हत्या भी की, साथ साथ बलात्कार पर भी उतारू हो गए। यानी इस सबको समझ में नहीं आता है कि नहीं, अभी भी यही वाली बात चलती आती है कि बलात्कार सबसे पहले होता है। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ, तो सबसे ज़्यादा हिंदू महिलाओं पर ये चीज़ देखने को मिला, ठीक है, कि उसको घर से उठा लिया गया और बलात्कार करके उसको मार दिया गया। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची और कुछ रोज तक रुक रुक कर लड़ाई चली और इसके बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और निज़ाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। यहाँ पर जो ऑपरेशन चलाई गई थी, ये ऑपरेशन पोलो था। ऑपरेशन पोलो में किया क्या गया था कि आर्मी जो होता है ना, देश के जो सिपाही जो आर्मी होते हैं, उसको किसी से डर नहीं होता, तुरंत भर में वो गोली चलाना शुरू कर देता है। बॉर्डर पर भी आर्मी को नहीं भेजा जाता है। क्यों? बॉर्डर पे बीएसएफ को भेजा जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें पहले क्या है कि पहले जांचेगा, पड़तालेगा, तब ये गोली चलाना शुरू करेगा। लेकिन आर्मी वालों ने उतना देखता नहीं है, डायरेक्ट शूटे कर देता है। तो क्या किया गया था, भारत सरकार ने क्या कर दिया कि इसको आर्मी को भेज दिया गया था होम गार्ड के वेशभूषा में। अब बताइए कि कोई राजा के पास अगर होम गार्ड जाए तो उसको क्या लगेगा, ये क्या कर लेगा डंडा लेकर के, ठीक है, ये छोटा सा बंदूक लेकर कर ही क्या लेगा। लेकिन वहाँ पर वो होम गार्ड ना थे, वो कौन थे? आर्मी थे। वो आर्मी थे तो ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा और वो क्या करवा दिया गया, हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। क्या ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या ये हैदराबाद खुद से ये अपने आप भारत में मिला था? तो इसका जवाब आएगा नहीं। इसके ऊपर ऑपरेशन पोलो चलाया गया और तब ये जाकर के भारत में मिला। इसमें आंदोलन शुरू हो गई थी जिसके कारण से ये भारत में मिला। अब हम लोग बारी आती है मणिपुर का। एक बच्चा ये पूछ रहा है कि जो टंगा हुआ ये राजा है, राजा का फोटो है, इसको देख करके सोच रहा है कि आखिर उन सैकड़ों राजा रानी या राजकुमार और राजकुमारियों का क्या हुआ होगा, आखिर आम नागरिक बनने के बाद उनका जीवन कैसा रहा होगा।
तो देखिए दो ऑप्शन है, उनको दे दिया गया था कुछ छूट कि आप जब राजा थे तो आपके साथ में कुछ नौकरी दिए जाएंगे या कुछ पैसे दिए जाएंगे, कुछ इस तरह से जैसे, ठीक है। तो जब इसका ये नहीं कि वो एक आम आदमी बन गया, आम आदमी है लेकिन उसका पावर कुछ और भी दे दिया गया था। जैसे नौकरी हो रहा है तो नौकरी में उसको छूट दी गई ताकि उसको कुछ प्रभाव उतना ना पड़े। ऐसे सोचो कि एक आदमी अगर पूरा पैसा वाला तुरंत भर में गरीब हो जाए, जैसे एक यहाँ पर देखेंगे अभी न्यूज में चल रहा था कि एक डीओ थे गोपालगंज का और उनको क्या किया गया, 3.5 करोड़ रुपया उनके कैश मिला उनके पास घर में, अब बहुत सारा संपत्ति मिला। अब बताइए कि एक बार तो ये पूरा गद्दी पर सोते थे, पैसे की गद्दी पे, अब वो एक समय में क्या हो गया, जेल में चले जाएंगे। तो बताइए वो जिंदा रह पाएंगे, बहुत कष्ट होगी, ठीक है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ उसको दिया जाता ताकि उसको सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो इसका जो सोच बढ़िया था कि इसने देख करके फ़ोटो सोचा कि आखिर आदमी करता क्या होगा, इसको मन कैसे लगता होगा, ये सब बात तो आपको समझ में अब आ चुकी होगी। कहता मणिपुर के बारे में पढ़ते, हम लोग बताए थे 4 ऐसे जगह थे जो कि भारत में मिलना नहीं चाहते थे, जिसमें एक हैदराबाद पढ़ लिए, दूसरा मणिपुर और तीसरा जूनागढ़ और चौथा हम लोग पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। कहता आज़ादी के चंद रोज़ पहले मणिपुर के महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपने रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, विलय का मतलब भारत में मिलना, हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसके एवज में कोई चीज़ मांगे थे। क्या मांगे थे? तो इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्ता बरकरार रहेगी, जो उसको स्वतंत्रता है मणिपुर का, जैसे चल रहा था काम वैसे ही चलेगा, उसमें ज़रा सा भी चेंज हम लोग नहीं करेंगे, ये बात कही गई थी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया। जनमत का मतलब हुआ जनता के लोगों के द्वारा, जब दबाव आया तो महाराजा ने क्या कर दिया, 1948 में चुनाव करवाया। इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर के रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ, यानी कि वहाँ के राजा थे लेकिन अब वो चुनाव होकर के जीत करके आए थे, यानी संवैधानिक राजतंत्र हो गया। यानी अब तुम्हारा ये राजतंत्र है, राजा अभी भी है लेकिन लोकतंत्र वाला राजतंत्र है। क्यों? क्योंकि संवैधानिक चुनाव के बाद ये घटनाएं घटी। ये फिर भी बढ़िया क्योंकि लोग इसको चाहें, तब तो ये वोट करके इसको जिताए। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुआ, यानी कि पहला ऐसा जो राज्य था कौन, मणिपुर बना, जिसमें भारत आज़ादी के तुरंत बाद उसमें क्या हुई, चुनाव हुई। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे, ठीक है, यानी कि भारत में विलय हो इसके लिए मतभेद था कि कोई लोग कहता होगा कि भारत में मिल जाना ही अच्छा है और कोई लोग कहता होगा कि मिलना अच्छा नहीं है। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए। मणिपुर की जो कांग्रेस के जो लीडर थे तो वो चाहते थे कि भारत में क्या हो जाए, मिल जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी, कहती थी कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हाँ इस तरह से हम लोग इलेक्शन करवाते रहेंगे और हम एक साथ मिल करके काम करेंगे लेकिन भारत में मिलेंगे नहीं। भारत सरकार ने महाराजा को राजी किया कि वे भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें, ठीक है। जो भारत सरकार थी वो महाराजा को क्या किया, राजी किया कि आप भारतीय संघ में शामिल होने के लिए क्या कर दीजिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। 1949 के सितंबर में भारत सरकार को इसमें सफलता मिली, यानी कि 1949 के सितंबर में मणिपुर के राजा जो थे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके और भारत सरकार में मिल जाती है, भारत देश में मिल जाती है। इसमें बहुत अच्छा ये कार्टून बताए जा रहे हैं कि इसमें करता क्या था। ये है राजा जी, ये राजा क्या करते थे, इन लोगों पर राज करते थे। तो यहाँ पर ये कहें, ये जो कांग्रेस के जो लीडर थे इन्होंने कहा कि टेंशन मत लीजिए, आप ही राजा रहिए, ठीक है, लेकिन आप जो राजा रहिए ना, लेकिन इस तरह से रहिए कि आप इलेक्शन करके वहाँ पर आइए। तो वही यहाँ पर फोटो से ये चीज़ क्लियर हो रहा है, कह रहे हैं ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का फोटो है, ना उठिए मत महाराज, मुझे बस ये दे दीजिए, कौन सा, ये जो आपका जो हाथ में है ना, यानी जिससे शासन कर रहे हैं ना, वो वाला बस हमको हाथ में दे दीजिए, बाकी आप ही राजा रहिए, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि जैसे ही अगर इसके सब हाथ में चले जाएंगे तो एक तरह से आप क्या हुए, भारत के अधीन आ जाएंगे, क्योंकि
क्योंकि ये है क्या, ये वाला जो रखे हैं ना, ये विलय पत्र रखे हैं कि इस पर हस्ताक्षर करके क्या कर देंगे, इसको दे देंगे, इनको दे देंगे, और जैसे पटेल साहब को मिल जाएगा ये क्या कर देंगे, उसको भारत में मिला लेंगे। ठीक है, तो ये करें आप उठिए नहीं, बस हमें ये विलय पत्र पर जो विलय पत्र है ये हमको आप दे दीजिए। इस कार्टून से हमें यही चीज़ पता चलता है। तो ये कह रहे यह कार्टून रजवाड़ों की जनता और वहाँ के शासकों के आपसी संबंधों की पर टिप्पणी करता है कि यहाँ के रजवाड़ों और ये जनता के आपसी संबंध देख रहे हो ना, कि इसका कुर्सी नहीं तो किस पर बैठा हुआ है, जनता पर, और जनता पर क्या कर रहा है, राज कर रहा है। पटेल रजवाड़ों की समस्या को जिस ढंग से हल करना चाहते थे उसकी भी एक झलक इस कार्टून में देखी जा सकती थी। पटेल जी कहें टेंशन मत लीजिए, आप नहीं ना चाहते हैं भारत में मिलना, मत मिलिए, आप ही वहीं रहिए, खाली हमको विलय पत्र पर आप हस्ताक्षर करके दे दीजिए। यानी कि जैसा ही चाहते थे वैसे ही चतुराई करके उसको क्या कर दे, भारत में मिला लिया गया। इस तरह से 1949 के सितंबर महीना में सिक्किम भी भारत का एक राज्य बन गया। अब हम लोग को पढ़ना है कि राज्यों का पुनर्गठन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें भी टेंशन होती है किस प्रकार से हम राज्यों को अलग अलग तरीके से करेंगे। आपको पता है कि 4 तरीके से राज्यों की बांटी गई थी। ठीक है, एक तो बोला गया था कि ब्रिटिश के अंतर्गत जो भी था उसको बांटा गया। दूसरा, ब्रिटिश का एक शहर जो होता था जैसे भोपाल, वो सब एक शहर को भी एक माने थे प्रेसिडेंसी, उसको भी एक अलग सा बना दिया गया। इस प्रकार से एक दूरी पर जो क्षेत्र हैं उसको भी एक साथ मिला दिया गया, मतलब कि अलग बना दिया गया। और एक लास्ट में था वो देशी रियासतों से बनाया गया। इन 4 तरह से राज्यों को बांटा गया था। जो दूर होगा और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसे यूटी कहा गया था। ठीक है, और बाकी सब चीज़ को क्या कहा गया, राज बोला गया। तो इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, यानी कि 4 प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन की गई थी। ठीक है, 4 तरह से हम लोग को बताए थे कि राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जिस प्रकार से अगर हम कहो कि ब्रिटिश प्रोविंस के तहत अगर हम एक मानते हैं, BCD 4 तरीके का। ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस में 9 राज्य बनाया गया था, 9 स्टेट। ठीक है, यानी कि जो अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, इससे 9 स्टेट बनाया गया। तो आपको जो बी में है ना, वो प्रिंसली जो देशी रियासतें के जो साथ में था, तो देशी रियासत जब खाली किए, अपना अपना जगह राज्य हट गए, तो उस प्रकार से भारत में उसको 9 स्टेट का दर्जा और मिला, यानी 9 18 राज्य अभी तक बन चुके थे। अब एक था कमिश्नरी का मतलब हुआ जो 10 गो राज्य ऐसा बनाया गया जो सिर्फ एक जगह पर, जैसे भोपाल हो गया, अजमेर हो गया, ये सब जगह पर सिर्फ जगह पर ही था वहाँ पर अंग्रेजों का शासन, तो उसको हटा करके वैसे प्रकार के 10 गो राज्य बनाया गया। ठीक है, और जो डिस्टेंस पर था, डिस्टेंस मतलब ज़्यादा दूरी पर था, उस वक्त हमारे लिए बस एक ही को दूरी पर था, वो अंडमान निकोबार था, एक यूटी बनाया गया था। ये तरह से हम देख रहे थे 9 9 18 10 28 28 और 1 29 को हम लोग अभी तक देख रहे थे, लेकिन फिर बाद में इसको कम कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि सोचिए कि एक शहर को एक जिला, एक राज्य बना दिया जाए तो ये अच्छी बात तो होगा ना। ये वाला में एक शहर जिसे भोपाल और अजमेर को बनाया गया था, तो इसलिए इसको फिर से पुनर्गठन किया जाएगा। हम इस चैप्टर में आगे अभी देखेंगे। कहता है बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ, कि राष्ट्र निर्माण अभी भी नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ हम लोग क्या किए थे कि जो अलग अलग था उसको हम भारत में मिला लिए, अब मिलाने के बाद उसकी सीमा में परिवर्तन करेंगे, इसके बारे में अब देखते हैं। कहता है भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौतियाँ अभी भी सामने थी, कि किस प्रकार से हम कौन सा प्रांत रखेंगे और उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसके लिए अभी भी हमारे पास चुनौतियाँ सामने आई थी। यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला न था। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो थे, जैसे मान लो तमिल वाला जो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो लोग रहते थे, उसमें तेलुगु बोलने वाले भी थे, कन्नड़ बोलने वाले भी थे, आपका मलयालम भी थे, आपका तमिल भी थे, तेलुगु भी थे। तो बात समझ में आ रहा कि एक ही जगह पर बहुत सारे भाषा जब मिल करके बोलेंगे तो कभी न कभी तो टेंशन होगी। तो यही करे कि यह महज प्रशासनिक विभाजन का मामला नहीं था। ठीक है, ये प्रांतों के सीमाओं के इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश में भाषाई
सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित ना हो। यानी भाषा के आधार पर हम राज्य को तो अलग करें, लेकिन ऐसा ना हो कि वो राष्ट्र क्या हो जाए, अलग हो जाए, कि तेलुगु वाला सम तमिल वाला बोलेंगे नहीं, ऐसा काम भी नहीं करना था। ये भी कहना था कि हम लोग को एकता कभी भी बर्बाद ना हो, कभी भी खंडित ना हो। ऐसे बात को कह करके इसमें इतना सारा चुनौतियाँ हमारे पास आई थी कि किस प्रकार से हम प्रांत के सीमा को निर्धारण करेंगे। कहता औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। जो ब्रिटिश थे ना, वो अपने शासन करने के लिहाज से किया गया था, ना कि उसको मतलब था कि सांस्कृतिक भारत की क्या है, भारत की धार्मिक व्यवस्था क्या है, इसको से उसे मतलब नहीं था। मतलब इतना था कि किस प्रकार से हम सुविधाजनक हो करके किस प्रकार से हम वहाँ पर अपना नियम कानून चला सकते हैं, अपना शासन कर सकते हैं। या ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को जीत लिया हो उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। जीता तो बस ये प्रांत हो गया, इतना ही बस इसके बारे में था। ठीक है, प्रांतों की सीमा इस बात से तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। यानी कि रजवाड़ा जो लोग थे इतना बड़ा थे तो एगो प्रांत। अगर अंग्रेज ऐसे करके इधर करके इसे घूम घूम करके अगर आ रहा और बीच में रजवाड़ा, तो रजवाड़ा के लिए अलग प्रांत और ये ब्रिटिश के लिए अलग प्रांत हुआ करता था। यानी कि जैसे जैसे उसको जीतते गए उससे वैसे उसका प्रांत का बंटवारा होते जाता था और कहते थे कि यही उसका सीमा है। लेकिन बताइए, जब भारत आज़ाद हो जाएगा, जब इस सारे लोग भारत में मिल जाएंगे तो ऐसे अलग अलग प्रांत करना ठीक नहीं होगा। तो यही बात, इसी को हमको देख करके अभी हम लोग को पढ़ना है कि किस प्रकार से भारत सरकार ने क्या नियम लगाया कि वो प्रांत को अलग बांट सका। ठीक है, अभी उसको बहुत सारा चीज़ पढ़ना है कि सबसे पहले राज्य को हम लोग आंध्र प्रदेश को बनाया गया, ये क्यों बनाया गया, भाषाई के आधार पर, ये सब हम लोग को आगे पढ़ना है। ठीक है, अभी किसी के मन में ऐसा चल रहा होगा तो उसको मन में ही रखिए, कोई बात नहीं, हम आगे ऐसा पूरा पढ़ लेंगे कि वो क्वेश्चन ही पूछने की ज़रूरत ना पड़ेगी। कहता हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। ठीक है, ऐसा सीमा हमारा नहीं रहा। कैसे कि बीच में कोई और राज्य होगा, कोई और राज्य के सटा हुआ है, कोई इधर ज़्यादा निकला हुआ है, ऐसे जो मानकर जो था ना, ये माना क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया। उसने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का वायदा किया। सरकार ने कहा कि राज्यों का गठन करेंगे, लेकिन किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, नागपुर में। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही करना होगा, क्योंकि बहुत सारे भाषा लोग बोलने वाले अलग होते हैं। तो इसीलिए सोचा गया, तो उसी वक्त 1920 में सोच लिया गया था कि जब भारत आज़ाद होगी तो भारत का जो राज्य का बंटवारा होगा, यानी कि राज्य का जो सीमा निर्धारण करेंगे, उसके भाषा के आधार पर ही निर्धारण करना होगा। कहता अनेक प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भाषाई इलाके के आधार पर बनाया गया था और ये समितियां ब्रिटिश इंडिया के प्रशासनिक विभाजन को अपने कामकाज में नहीं बरती थी। ठीक है, यानी कि जो कांग्रेस को भी इलाका, बहुत सारे ऑफिस भी होते हैं ना, तो भाषाई के आधार पर इसके इलाके भी बनाए गए थे। किसको, कांग्रेस की जो समितियाँ थी। आज़ादी के बंटवारे के बाद स्थितियां बदली। हमारे नेताओं का चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल जाएगी, क्योंकि टेंशन हो जाएगी ना कि ये भाषा वाला इधर, ये भाषा वाला इधर। एक मूवी है आपका रवि नहीं, सिर्फ तेजा नाम है उसको, और वो एक कॉलेज रहता है और उस कॉलेज में दो तरह के पढ़ते हैं, तेलुगु वाले और तमिल वाले। दोनों में जम करके लड़ाई होती है। ठीक है, सिर्फ भाषा को लेकर के। अब समझ सकते हैं यहाँ से कि भाषा के आधार पर अगर ऐसे हो जाती तो दोनों में दरारें आ जाती, हो सकता है दोनों में ट्रेड भी बंद हो जाता। लेकिन जब ये भाषा के आधार पर जब ये बनाई गई थी राज्य, तो उस पर आगे पढ़ना भी है, तो उसमें एक कमेटी बनाई गई और उसमें कमेटी का आंसर आया कि देखिए, हम भाषाई के आधार पर अलग करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही भाषा वाले लोग एक ही राज्य में रहेंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, एक भाषा एक राज्य नहीं होगा, ये ऐसा कहना गलत होगा। हाँ, इस राज्य में बहुत सारे भाषा लोग रह सकते हैं, लेकिन आपको हम भाषाई के आधार पर अलग करेंगे। लेकिन कभी मत सोचिएगा कि एक ही भाषा वाले लोग ही इसमें रहेंगे, ऐसा नहीं। इसमें हिंदी बोलने वाले भी होंगे, मराठी बोलने वाले भी होंगे, पंजाबी बोलने वाले भी होंगे, बंगाली बोलने वाले, सभी इसमें रह सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जब कही गई, तब यहाँ पर भाषाई के क्षेत्र पर
भाषा के आधार पर क्षेत्र को अलग किया गया। कहता तथा देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता था। क्यों? क्योंकि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए जाते तो हमारे नेताओं का यह भी लग रहा था कि भाषा व राज्यों का गठन से दूसरी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से ध्यान भटक सकता है, जबकि देश इन चुनौतियों की चपेट में था। कौन सा? सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से। केंद्रीय नेतृत्व ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। कहा कि अभी हम किसी राज्य को अलग हम नहीं करेंगे। रजवाड़ों का मसला अभी भी हल नहीं हुआ था। बंटवारे की यादें अभी भी क्या थी? ताज़ा थी। यानी अभी भी ये हटा नहीं था ये मतलब कि रजवाड़ों वाला कि सारे रजवाड़े भारत मिल गए, अभी ये काम पूरा कंप्लीट हुआ भी नहीं था। ठीक है, अब बंटवारा जो हुआ ये भारत अभी भी याद कर रहा था। कुछ महात्मा गांधी का यहाँ पर बात है। कहते यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा और हिंदुस्तान को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ न रह जाएगा। ठीक है, और अंग्रेजी को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ है। ठीक है, कि एक ही जगह पर मतलब कि अगर दूसरे जगहों के बात करना एक दूसरे को तो दोनों अपने ही भाषा में अलग अलग बात करने लगेंगे, तो न ये इसका भाषा समझेगा और न इसका भाषा समझेगा, तो फिर अंग्रेजी का क्या करेगा? इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम जैसे आज बताइए कि हमारा भाषा क्या अमेरिका समझता है? नहीं। ठीक है, अगर छोड़िए चाइनीज़ की बात सोचिए, चीन हमारा भाषा नहीं समझता, चीन का भाषा हम नहीं समझते, तो दोनों में वार्ता करना तो होता है किस प्रकार में? तो होता है दोनों को अंग्रेजी में। तो इस प्रकार जो हम काम देश के लिए कर रहे हैं वही काम हम पहले राज्यों के लिए करते आते। ठीक है, जब भाषा के आधार पर राज्यों को अलग कर दिया होता तो इसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती, फिर तो हम अंग्रेजी को ही ना ले आते इस्तेमाल में, और ये करना अच्छा हमारे लिए नहीं था, व्यर्थ था। यही महात्मा गांधी सोचे, महात्मा गांधी का कितना ज़्यादा दूरदर्शिता था। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर कभी भी राज्य को अलग गठन नहीं करना है। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। कहा कि ऐसा कैसे होगा, हम तो भाषा के आधार पर अलग राज्य करेंगे ही। तो पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध भड़क उठा। ठीक है, जो मद्रास था, मद्रास में ही आज हैदराबाद और तेलंगाना दिख रहा है, वो पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में ही आते थे। तो जो मद्रास प्रेसिडेंसी जो बहुत बड़ा था, ठीक है, जो बहुत बड़ा था मद्रास प्रेसिडेंसी, तो इधर में तमिल बोलते थे, उधर में तेलुगु बोलते थे। तो जो तेलुगु बोलने वाले जो लोग थे उसमें क्या हो गई? रोष आ गई, और उसमें अपने अंदर टेंशन लेने लगे और लोग क्या किए? आंदोलन करने शुरू कर दिए। इसके कुछ हिस्से मौजूदा केरल और कर्नाटक में भी हैं। विशाल आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया था अभी आंदोलन। ठीक है, कि आंध्र प्रदेश का किया जाएगा, बनाया जाएगा नया। निमांकी और मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। ठीक है, कि भाषाई के आधार पर क्या हो जाए? प्रांत नया बने और ये गठन हो जाए, भाषाई आधार पर राज्य अलग हो जाए। जितने भी उस क्षेत्र के जितने राजनीतिक शक्तियाँ थी ना, सबका भी मन यही था कि राज्य अलग कर दिया जाए। केंद्र सरकार हाँ ना की दुविधा में थी, क्योंकि जब दंगा भड़कता है तो केंद्र सरकार बात तो माननी ही पड़ेगी उसको, तो इससे दुविधा में थी कि अगर कर देंगे तब क्या दिक्कत है, नहीं करेंगे तब क्या दिक्कत है। अगर कर देंगे तो हो सकता है कि दोनों क्या हो जाएं, अब आपस में अपने अपने भाषा पर जोर देने लगेंगे और फिर क्या हो जाएंगे, लोगों को मतलब ज्ञान नहीं होगा, फिर इंग्लिश में वार्ता करते नजर आएंगे, ट्रेड भी दिक्कत हो जाएगी। यानी कि एक तरह से दोनों दूसरे देश के जैसा बिहेवियर करेंगे, ये केंद्र सरकार का मानना था। और इसी बीच ना और अगर नहीं करता तो प्रॉब्लम क्या होता? तो जब देश की जनता भड़क उठी थी, लोगों के अंदर गुस्सा आ गई थी, तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाती। इस कारण से ये हाँ और ना की दशा दुविधा में तो कौन? केंद्र सरकार। उसकी इस मनोदशा से इस आंदोलन ने जोर पकड़ा। कांग्रेस जोर पकड़ लिया, क्योंकि अगर आंदोलन करेंगे तो निश्चित रूप से क्या कर देगा? अलग कर देगा। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पेट्टू श्री रामल्लू अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो बताइए कि और कोई अब बचेगा? अब क्या होगा? और लोग क्या करेंगे? आंदोलन करना शुरू कर देंगे और सरकार पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव पड़ने लगा। इससे बड़ी अव्यवस्था फैली और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं घटी। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हुए और मारे गए। मद्रास में
अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया कि हम नहीं रहेंगे, इतने अगर प्रॉब्लम होती है तो अगर अलग नहीं करना है तो हम देश में विधायक राज्य में विधायक नहीं बनेंगे। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी कि अब आपको अलग से राज्य बना दिए जाएंगे। तो आपको इस प्रकार से इस फिगर में दिखेगा कि राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत का प्रशासनिक मानचित्र 1961 में कितने राज्य में बटे हुए थे, और आपको यहाँ पर दिख जाएगा। पहले सबसे पहले जम्मू कश्मीर को देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा हिमाचल प्रदेश, ये 2 जगह से हिमाचल प्रदेश था। ये पंजाब इधर में चला गया था, बाद में पेप्सू के नाम से फिर से इसको अलग अलग में बांटा गया था। दिल्ली छोटी सी अभी भी है, उत्तर प्रदेश अभी भी दिख रहा है। ये जाकर उत्तर प्रदेश 2001-2000 में ये हटाया है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बटा है। ये 2000 में बिहार से झारखंड टूटा है, और ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ टूटा है कब? 2000 में। ये 3 को 2000 में बना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखने में मिला। सिक्किम अभी तक भारत में मिला हुआ नहीं था, ये मिला कब? 1975 में। ठीक है, ये नागा हिल्स तसंग क्षेत्र था, मणिपुर था, म्यांमार, ये ठीक है, ये किस में था? असम में हुआ करता था, आज इसका नाम क्या हो गया? मिजोरम। ये त्रिपुरा अभी भी है, मेघालय अब बन गया, लेकिन पहले क्या था? असम में ही हुआ करता था। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये आंध्र प्रदेश है कितना बड़ा, अब इसको आंध्र प्रदेश को ऐसे काट दिया गया है और ये तेलंगाना बन गया है। ये कब? 2014 में ऐसे काम की गई थी। कुछ दिन में आपको देखने को मिलेगा कि ये महाराष्ट्र को काट करके इसको विदर्भ बनाए जाएंगे, जो नागपुर इसकी राजधानी बनाई जाएगी। कुछ दिन में आप उत्तर प्रदेश को इसको काटते हुए नजर देंगे और इसको कहा जाएगा सीमांचल। इसको कौन सा राज्य नाम दिया जाएगा? सीमांचल। अभी आने वाले दिन में ऐसे कर दिए जाएंगे, बात इस पर अभी चल रही है। चलिए, अब क्वेश्चन है कि मानचित्र को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। स्वतंत्र राज्य बनने से पहले निम्नलिखित राज्य किन मूल राज्यों के अंग थे? अब बता सकते हैं। ये सब जितने भी आपको दिखते होंगे ना, ये आपके थे मद्रास का। ठीक है, ये आपका मद्रास का, ये सब जितना भी आपको दिखेगा ना, ये सब बॉम्बे का था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब इधर बहुत बड़ा इलाका किसका था? ये स्वतंत्र भारत बनने के पहले ये सब बंगाल की थी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? देश के विभाजन से प्रभावित 2 राज्यों के नाम बताइए। विभाजन से जो प्रभावित हुआ 2 गो राज्य कौन कौन हुआ था? एक हुआ था पश्चिम बंगाल और दूसरा यहाँ पर पंजाब हुआ था। 2 ऐसे राज्यों के नाम बताएं जो पहले संघ शासित राज्य थे, और वो कौन था? अंडमान निकोबार, एक यही था, और उसके बाद में फिर बनाई गई लक्षद्वीप को। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी कितना है? अभी बहुत सारे हैं इसमें पढ़ने के लिए, टाइमिंग देख लेते हैं। तो अब हम आज इतना ही रखते हैं, कल हम यहाँ से आगे की ओर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी और इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं पेटू श्री राम मल्लू के बारे में। फिर इन पर एक डाक टिकट भी बनाई गई। गांधीवादी कार्यकर्ता नामक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ी, अब व्यक्तित्व सत्याग्रह में भी भागीदारी की। 1946 में इस मांग को लेकर उपवास पर बैठे कि मद्रास प्रांत के मंदिर दलितों के लिए खोल दिए जाए। सोचिए कि पहले मंदिर में दलित को नहीं था एंट्री। आंध्र नाम से अलग राज्य बनाने के लिए मांग को लेकर 19 अक्टूबर 1952 से आमरण अनशन पर बैठे, जो 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। कहता आंध्र के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। जब कहा कि एओ को जब तुम अलग कर दिए तो और भी हमको भी और अलग करो। जैसे पेप्सू जो तुम्हारा बोलेंगे ना, पेप्सू, इसको भी हमको 5 राज्यों में बांटा गया। हिमालय के जो साथ में था उसको हिमाचल बोल दिया गया, हिंदी बोले को हरियाणा बोल दिया गया। ठीक है, और ये पंजाब था ही। इस प्रकार से राज्यों को इसमें अलग कर दी गई थी। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था कि कितना सीमा किस राज्य को कहा जाएगा। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों का सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होने चाहिए।
ठीक है, लेकिन ये कही गई थी कि एक भाषा एक राज्य नहीं होगा। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। आपको से पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन नियम कब पारित हुआ? 1956 में। बनाई कब गई थी? 1953 में। 3 साल बाद इसने अपने रिपोर्ट को दिया। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। है ना दिलचस्प बात? क्या बोल रही है बच्ची? पढ़ लेते हैं। नेहरू और बाकी नेता बड़े लोकप्रिय थे, तो भी भाषाई राज की मांग को लेकर उनकी इच्छा के विरुद्ध आंदोलन करने से नहीं हिचकिचाए। सोचिए, नेहरू और बाकी नेताओं सब लोकप्रिय थे जनता के लिए, लेकिन फिर भी जब अपने पर आता है ना तो कोई किसी का नहीं होता है। तो भाषाई के राज की मांग को लेकर के फिर भी लोग क्या कर दिए? नेहरू और नेतागण के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिए और जरा सा भी हिचटेशन नहीं हुआ। आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में एक बड़ी चिंता यह थी कि अलग राज्य बनाने की मांग से देश की एकता पर आंच आएगी। आशंका थी कि नई भाषाई राज्यों में अलगाववाद की भावना पनपेगी और नवनिर्मित भारतीय राष्ट्र पर दबाव बढ़ेगा। जनता के दबाव में आखिरकार नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का मन बनाया। उम्मीद थी कि हर इलाके के क्षेत्रीय और भाषाई दावे को मान लिया गया तो बंटवारे और अलगाववाद के खतरे में कमी आएगी, अगर हर एक जगह पर मान लिया जाएगा तो। इसके अलावा क्षेत्रीय मांगों को मानना और भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में भी देखा गया कि कोई बात नहीं है, ये इसको क्या मानते हैं? लोकतांत्रिक, कि लोकतंत्र के आधार पर हम लोगों को भी माने और जनता का भी यहाँ पर हम बात को समझ सके। भाषावार राज्यों का पुनर्गठन की घटना आज 50 साल से भी अधिक समय हो गया। हम कह सकते हैं कि भाषाई राज तथा इन राज्यों के गठन के लिए चले आंदोलन ने लोकतांत्रिक राजनीति तथा नेतृत्व की प्रकृति का बुनियादी रूपों में बदला है। राजनीति और सत्ता में भागीदारी का रास्ता अब एक छोटे से अंग्रेजी भाषी अभिजात तबके के लिए ही नहीं बल्कि बाकियों के लिए भी खुल चुका था कि और भी लोग क्या कर सकते हैं? भाषाई के आधार पर अपना अपना राज का निर्माण कर सकते हैं। भाषावार पुनर्गठन से राज्यों का सीमांकन के लिए एक समरूप आधार भी मिला। बहुतों की आशंका के विपरीत इसे देश नहीं टूटा। बहुत सारे देश का क्या था कि इसे देश टूट जाएगा, लेकिन इसे देश नहीं टूटा। इसके विपरीत देश की एकता और ज़्यादा मजबूत हो गई, यानी जितना सोचे थे ना उसके क्या हो गई? विपरीत हो गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से विविधता का सिद्धांत को स्वीकृति मिली। और जब हम कहते हैं कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया है तो इसका सीधा सा मतलब इतना भर नहीं होता कि भारत में लोकतांत्रिक संविधान पर अमल होता है, नहीं, देश के जनता की बातों भी सुनना है। अतः भारत में चुनाव करवाए जाते हैं। भारत के लोकतांत्रिक होने का एक बृहत्तर अर्थ है। लोकतंत्र को चुनने का अर्थ था, ठीक है, विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना, साथ ही यह मानकर चलना कि विभिन्नताओं में आपसी विरोध भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत में लोकतंत्र की धारणा विचारों और जीवन पद्धतियों का बहुलता की धारणा से जुड़ी होती। आगे के दिनों में अधिकतर राजनीति इसी दायरे में चली थी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से आगे भी राज्यों को क्या कर दिया गया? अलग अलग बंटवारा दी गई। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले दिन क्या, इस तरह से आपकी ये चैप्टर हो जाती है समाप्त। तो इसके कल आपके क्वेश्चन बना के लानी है। एक बार चलिए इसको हम पढ़ ही लेते हैं। कुछ आगे की अगले चैप्टर में क्या है? नए राज्यों का निर्माण। भाषावार राज्यों का पुनर्गठित करने के सिद्धांत को मान लेने का अर्थ यह नहीं था कि सभी राज्य तत्काल भाषाई राज्य में तब्दील हो गए। ठीक है, ये नहीं था कि मान लिया तो सभी राज्य क्या हो गए? भाषाई राज्य के तब्दील हो गए। एक प्रयोग द्विभाषी राज्य बम्बई के रूप में किया गया। प्रयोग किया गया था कि एक बम्बई में 2 भाषा बोली जाएगी, जिसमें गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले लोग थे। एक जन आंदोलन के बाद सन 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को भी राज्य अलग अलग कर दिए गए। पंजाब में भी हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी 2 समुदाय थे। पंजाबी भाषी लोग अलग अलग राज्यों की मांग कर रहे थे। बहरहाल बाकी राज्यों की तरह उनकी मांग 1956 में नहीं मानी गई थी। 10 साल बाद यानी 1966 में पंजाबी भाषा इलाके में पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया और बृहत्तर पंजाब से अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए। 1972 में एक बार फिर राज्यों का पुनर्गठन का एक बड़ा प्रयास पूर्वोत्तर में हुआ।
असम से अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया। इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए, जबकि नागालैंड इससे कहीं पहले यानी 1963 में ही राज्य बन गया था नागालैंड, लेकिन ये सब बाद में आए थे। बहरहाल राज्यों के पुनर्गठन में सिर्फ भाषा का आधार बनाया गया हो ऐसी बात नहीं। बाद में वर्षों में अनेक उप क्षेत्रों ने अलग क्षेत्रीय संस्कृति अथवा विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन पर सवाल उठाकर अलग राज्य बनाने की मांग की है। ऐसे बहुत सारे हुए। ऐसे 3 राज्य और बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ये कब बने? 2000 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना भी एक नए राज्य के रूप में जुड़ गया। राज्यों के पुनर्गठन की कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। देश के अनेक इलाकों में छोटे छोटे अलग राज्य बनने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। जैसे अभी हमने बताया, महाराष्ट्र के विदर्भ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश पश्चिम में, और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में राज्य बनाने का एक ऐसे आंदोलन चल रहा है। ठीक है, अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या अपने देश के मुकाबले 1/4 है, लेकिन वहाँ 50 राज्य हैं। भारत में 100 से भी अधिक ज़्यादा राज्य क्यों नहीं हो सकते? चाहते तो हो सकते, लेकिन जगह ही नहीं है। अमेरिका भारत से बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लोग की दृष्टि से नहीं। पॉपुलेशन भारत से कम है, लेकिन वहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है। आपको मैंने कोड में बनाया था एक वीडियो में, रूस को अचीव कर लो आभा, उसमें आपका अमेरिका 3रे नंबर पर दिख जाएगा, लेकिन भारत आपको 7वां नंबर पर दिखता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइए 8वां नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश आता है। ठीक है, जिनका सही होगा मैंने उसको हार्ट दे देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, और हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर के अगले दिन आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।